वंदे मातरम साथियों। आज हम पेपर की बात करेंगे और ये पेपर है एएसओ जो आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाया गया और आज ही आयोजित करवाया गया 8 जुलाई 2022 को। और मैं जो पेपर्स देखने वाले ये पेपर देखे हैं वो साथी तो देखे ही, साथ में राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के जैसे वीडियो मेंस के अभी है, रीट के अभ्यर्थी है और भी हैं जो आने वाली भर्तियों के पेपर देना चाह रहे हैं, उन सभी को भी ये पेपर देखना चाहिए। इसमें अपने राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आए, करंट अफेयर्स के, राजस्थान की हिस्ट्री के, राजस्थान की ज्योग्राफी के और राजस्थान इकोनॉमिक्स के जो आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए और उनके उत्तर क्या है। तो आज ये पेपर हुआ है 8 जुलाई को और इस पेपर को आप देखें। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि जागृति बैक टू वर्क योजना है, जागृति बैक टू वर्क योजना है किसी रोग के कारण अपना जॉब छोड़ चुके युवा पुरुषों के लिए, अपने निजी कारणों से काम छोड़ चुकी महिलाओं के लिए, कोविड के कारण अपने अभिभावकों को खो चुके लड़कों के लिए और सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए। तो साथियों यहाँ अपने ध्यान रखना है कि जागृति बैक टू वर्क योजना है, ये अपने निजी कारणों से जॉब छोड़ चुकी महिलाओं के लिए है। क्या है? निजी कारणों से जॉब छोड़ चुकी महिलाओं के लिए है, ये अपने ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन देखें क्या है कि पशुपालकों के लिए राजस्थान में देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना कहां विकसित की जा रही है। देखिए ये देवनारायण एकीकृत आवासीय देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना है, ये पशुपालकों के लिए विकसित की जा रही है और ये कहां पे विकसित की जा रही है, ये की जा रही है कोटा में। कहां? कोटा में विकसित की जा रही है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसका उत्तर क्या है, कोटा है। आगे जनवरी 2022 में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के वैश्विक सदस्यता में सम्मिलित हैं कितने राष्ट्र हैं? जनवरी 2022 तक अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, देखिए अपना यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके सदस्य हैं उतने ही सदस्य आईटीयू के हैं। कितने हैं? 193 सदस्य इसके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है ये आप देखें। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, वीर बाल दिवस है, ये गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे गोविंद सिंह और इन गोविंद सिंह के 2 पुत्र शहीद हुए थे। इनके पुत्र थे कौन? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। और इन जोरावर सिंह और जो फतेह सिंह है, इनका शहीदी दिवस है। इनका शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? इनका शहीदी दिवस है वो है 26 दिसंबर को। और इस इनके 26 दिसंबर के शहीदी दिवस को क्या किया गया? वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। यहां साथियों अपने को यह भी ध्यान रखना है कि ये घोषणा है, ये घोषणा किसने की है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये घोषणा की गई। और साथ में अपने को ये ध्यान रखना है कि पहला दिवस कब मनाया गया? ये पहला दिवस है 26 दिसंबर 2021 को मनाया गया। ये पहला दिवस भी ध्यान रखेंगे, पहला दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर 2021 को, यानी पिछले साल से ही इसकी स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग पिछले साल से ही होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण रहेगा आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया गया है आर्थिक समीक्षा से। देखिए आर्थिक समीक्षा से मैं अक्सर कहता हूं कि आर्थिक समीक्षा से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको हजारों विद्यार्थियों से आगे करते हैं,
क्योंकि इसे बहुत कम विद्यार्थी करते हैं। राजस्थान में स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष कौन सा है? 11-12 पर 2017-18 से 21-22 तक प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ी है। वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीएसडीपी की वृद्धि दर भारत के जीएसडीपी की वृद्धि दर 9.20% की अपेक्षा 11.04% रही है। अब देखिए, एक तो बताया गया है कि 2017-18 से 21-22 तक आय प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ी है, ये सही नहीं है, क्योंकि 2020-21 है, इस 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय है घटी है, कोरोना महामारी के कारण घटी है। हम क्लासेज में इनकी बार बार बात करते हैं, क्या है, बार बार बात करते हैं, तो घटी है, तो ये क्वेश्चन सही नहीं है। और सेकंड क्या है कि 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जो जीएसडीपी वृद्धि दर है, ये वृद्धि दर क्या है, 9.20% की अपेक्षा राजस्थान की कितनी है, 11.4 रही है स्थिर मूल्यों पर। हाँ बिल्कुल, ये सही है। तो यहाँ क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ कौन सा सही है? केवल 2 सत्य है, तो यहाँ ये 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। क्या है? केवल 2 सत्य है, तो यहाँ उत्तर नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण में 29 अप्रैल 2022 को स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके 5G की तैनाती का पायलट अध्ययन शुरू किया गया। अब देखिए, भारतीय दूरसंचार विनायक प्राधिकरण है, इसमें क्या है, 29 अप्रैल 2022 को स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके 5G की तैनाती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये 4 स्थानों पर शुरू किया गया, 4 स्थानों पर क्या है, इसको प्रारंभ किया गया। और ये 4 स्थान कौन से हैं? ये 4 स्थान हैं, एक तो कांडला, कहां पे, गुजरात में, कांडला गुजरात। दूसरा है दिल्ली, दूसरा कौन सा है, दिल्ली। तीसरा है भोपाल और चौथा है बेंगलुरु। अब देखिए, बेंगलुरु है, यहां बेंगलुरु मेट्रो है, यहां पे प्रारंभ किया गया है, इस सिटी में प्रारंभ किया गया है, यहां एयरपोर्ट पे किया गया है, क्या है, एयरपोर्ट पे किया गया है। यानी कांडला, दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु याद रख लेंगे, ये 4 जगह पे किया गया है। यहां पूछा गया है, यहां हमारे ऑप्शन में क्या है, कांडला है, तो ये आप ध्यान रख लेंगे और इसको गौर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, क्या है कि भारत में 5G तकनीक विकसित की गई है। IIT मद्रास, CEW IT तथा IIT हैदराबाद, हाँ ये इनके द्वारा ही की 5G तकनीक है। IIT मद्रास, CETW IT तथा IIT हैदराबाद है, इनके द्वारा क्या है, 5G तकनीक है वो विकसित की गई है। इसका उत्तर नंबर क्या है, उत्तर नंबर इसका 1 है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको अगले पेपर्स के लिए। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक, ध्यान रखेंगे कौन सा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं, इनमें 4 तो पदक जीत के लाते हैं। अवनी लेखरा है, 2 पदक जीत के लाई है, अवनी लेखरा। इसके बाद में कृष्णा नागर, कृष्णा नागर। इसके बाद में देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर गुर्जर। अब देखिए यहां क्या रहता है, अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों कि यह कहां की है, जयपुर की है।
खेल कौन सा है इनका? अवनी लेखरा का खेल शूटिंग है, निशानेबाजी, शूटिंग अथवा क्या कहते हैं हम, निशानेबाजी कहते हैं। कृष्णा नगर कहां के है? जयपुर के हैं। खेल कौन सा है? बैडमिंटन। देवेंद्र झाझड़िया कहां के हैं? चूरू के हैं। खेल कौन सा है? जेवेलियन थ्रो, या इसको कहते हैं भाला फेंक। जेवेलियन थ्रो, या इसको क्या कह दो, भाला फेंक। ये क्वेश्चन कह के आपको इसलिए लिखवा रहा हूं कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनेंगे। सुंदर गुर्जर कहां के हैं? करौली के। जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक है। यहां अपने को यह भी ध्यान रखना है मित्रों कि ये जो पदक जीते हैं, अवनी लिख रहा है, ये तो क्या करती है, 10 मीटर में स्वर्ण पदक जीतती है। स्वर्ण पदक इसने जीता है। और इसने 50 मीटर में क्या है, कांस्य पदक जीता था, यानी 2 पदक जीत के लाई, कांस्य और स्वर्ण। जो कृष्णा नागर है बैडमिंटन में कौन सा पदक जीत के लाए? स्वर्ण पदक जीत के लाए। देवेंद्र झाझड़िया कौन सा जीत के लाए? जेवेलियन थ्रो में रजत पदक जीत के लाए। सुंदर गुर्जर क्या जीत के लाए हैं? कांस्य पदक जीत के लाए हैं। यानी हमारे 4 खिलाड़ी हैं वो 5 पदक लेके आए हैं। अवनी लेखरा 2 लेके आई है। अवनी लेखरा वैसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार पूछी जा रही है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। ये अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इनको मिल चुका है, खेल रत्न अवार्ड है। ठीक है, अब ये तो 4 तो क्या करते हैं, 4 तो पदक लेके आते हैं। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया ये पूछा गया था। तो यहां अपने को 2 और ध्यान रखने, यानी 5 और 6 नंबर। एक तो है संदीप चौधरी। संदीप चौधरी है, ये कहां के हैं? ये झुंझुनू के हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जेवेलियन थ्रो में हमारे 3 प्लेयर गए थे भाला फेंक में, ये जेवेलियन थ्रो में भाग लिया था। और एक थे श्याम सुंदर, और ये श्याम सुंदर है, इनका खेल था वो था तीरंदाजी। और यहां अपने को ध्यान रखने, ये कहां के थे, ये बीकानेर के थे। और इन दोनों को पदक नहीं मिला है। तो यहां से क्वेश्चन आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी रहेगा। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा? 6 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 6 भाग लेते हैं। तो इन 6 का आप अलग अलग ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में नए जिलों के गठन और इसकी आवश्यकता का आंकलन करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? राजस्थान में जो नए जिलों का गठन है और इसका आंकलन करने के लिए जो समिति बनी है वो राम लुबाया की अध्यक्षता में बनी है। किसकी? राम लुबाया है, इनकी अध्यक्षता में बनी है। आगे वाला क्वेश्चन, डायरेक्टथून 2022 का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया? सीबीआई द्वारा, एनआईए द्वारा, एनसीबी द्वारा या इसरो द्वारा? तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है? ये एनसीबी के द्वारा आयोजित किया गया है। क्या? डायरेक्टथून 2022। तो ये तो क्या थे, ये तो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये पेपर था, ये बड़ा ही व्यवस्थित पेपर दिया गया है। और इसमें अब देखो ये अपने को दिख नहीं रहा है यहाँ पूरा, यहाँ करंट इवेंट्स 1 से 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है सीधा। तो करंट इवेंट्स के 1 से 10 क्वेश्चन आगे, इसके बाद में इनके क्या क्वेश्चन रहे, अब आगे देखो ये स्टैटिक्स के क्वेश्चन आगे 11 से 40 स्टैटिक्स आगे, इनको हम नहीं देखेंगे। हम राजस्थान से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो 40 के बाद में 41 देखते हैं अपने किसके क्वेश्चन है। ये 40 पूरे हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन देखिए आप, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 41 से 50 क्वेश्चन। अब इसको हम देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है 41 से 50 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ब्रज महोत्सव अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर। तो मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जैसलमेर में। हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? ये जयपुर में। और ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव दोनों माउंट आबू में आयोजित होते हैं। ब्रज महोत्सव अलवर में आयोजित नहीं होता, ये कहाँ पे होता है? भरतपुर में होता है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है?
ये नहीं है। तो यहाँ क्या पता चलता है अपने को कि कल आप जो पेपर देने जा रहे हैं, आपके पर्यटन अगर है तो आप महोत्सव सभी पढ़ के जाएं। क्या पढ़ के जाएं? महोत्सव है, ये सभी पढ़ के जाएं। कौन सा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? जो आरटीडीसी आयोजित करती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए अपने, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? ढोल, गेंदड़, बम, चंग। अब देखिए बम चंग है, शेखावाटी एरिया को प्रतिनिधित्व करता है। गेंदड़ कहाँ का करता है? शेखावाटी का करता है। बम कहाँ करता है? अलवर, भरतपुर, भरतपुर मुख्यतः बम रसिया। और ढोल है, ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ढोल है वो जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। और राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास है, ये जयनारायण व्यास इसको क्या है? प्रकाश में लेकर आए थे। यानी दुनिया के सामने क्या है कि इस ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का काम, पहचान दिलाने का काम किसने किया? राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने किया था। ये अपने ध्यान रखना है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? सीवी जनपद से संबंधित कौन सा है? तो नगरी। ये नगरी कहां पे है? नगरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। और नगरी जो चित्तौड़गढ़ में है इसको क्या कहते थे? पहले मध्यमिका। और मध्यमिका है ये सीवी जनपद की राजधानी थी। इस पहले मध्यमिका थी, अभी नगरी चित्तौड़गढ़ है और ये सीवी जनपद की राजधानी थी। तो यहां हमारा उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, मानसून महल के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं? अचलगढ़ दुर्ग, सजनगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। तो सजनगढ़ दुर्ग कहां पे है? उदयपुर में है। महाराणा सजन सिंह के द्वारा बनाया गया है। उदयपुर का इसको मुकुट कहते हैं। और यह क्या है कि मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ उत्तर नंबर हमारा क्या रहेगा? उत्तर नंबर 2 रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया? 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो ये किसने करवाया है? ये राव अनिरुद्ध ने करवाया था। किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध ने करवाया था। और किसके याद में करवाया? तो देवा की याद में करवाया। तो यहाँ क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत क्वेश्चन संबंधित बन सकता है, बाकी राव अनिरुद्ध है वो इसका निर्माण करवाते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? रामस्नेही संप्रदाय की सिंहल शाखा के प्रवर्तक। अब देखिए मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि पीछे जितने भी प्रयोगशाला के पेपर भी आए हैं, ये भी आए हैं, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापकों को बार बार पूछा जा रहा है। और अपने को पता है कि रामस्नेही संप्रदाय है, इसकी 4 पीठें हैं। कितनी पीठें हैं? 4 पीठें हैं। रामस्नेही संप्रदाय की सिंहंतल पीठ के संस्थापक कौन थे? ये थे हरि रामदास जी। संत दास जी है, इन्होंने तो क्या है खेड़ापा जो जोधपुर में है इसकी स्थापना की है, रामस्नेही संप्रदाय की पीठ। रामचरण जी ने कौन से की स्थापना की थी? शाहपुरा जो भीलवाड़ा में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है उसकी स्थापना की थी। और लालगिरी जी है, इन्होंने क्या कि अलखिया संप्रदाय चलाया है, अपना अलग ही संप्रदाय है। कौन सा? अलखिया संप्रदाय। और इस अलखिया संप्रदाय की जो पीठ है वो बीकानेर में है। हालांकि लालगिरी जी का क्या है कि नाम पूछा जाता है किसके लिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म चूरू में हुआ था। और अलख स्तुति प्रकाश ये पूछा गया है कि किस संप्रदाय का ग्रंथ है? तो ये अलखिया संप्रदाय का ग्रंथ है। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पहले रिवाइज हुआ है, पहले आ चुका है पेपर्स में। पेपर्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं। चित्रकार जो अपने आदमकर नहीं है, आदमकद है, क्या है? हाँ जी, लाइफ साइज क्या होते हैं? आदमकद होते हैं। आदमकद चित्र के लिए जाना जाता है। आदमकद चित्रों के लिए कौन जाना जाता है? अब देखिए आदमकद चित्र किसकी विशेषता है? जयपुर शैली की विशेषता है। कौन सी शैली की? जयपुर शैली की विशेषता है आदमकद चित्र। और पहला आदमकद चित्र है
वो किसका बनाया जाता है? जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह का बनाया जाता है। किसका बनाते हैं? ईश्वरी सिंह का बनाते हैं। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये जयपुर के चित्रकार साहिब राम के द्वारा बनाया जाता है। तो आदमकद चित्र जयपुर कला चित्रकला शैली की विशेषता है। ईश्वरी सिंह का पहला आदमकद चित्र जयपुर के चित्रकार साहिब राम ने बनाया था, ये अपने को ध्यान रखना है। ईश्वरी सिंह है, अलग तरह का राजा है, पहला आदमकद चित्र इनका बना है। जयपुर का एकमात्र शासक है ये जिन्होंने आत्महत्या की है। जयपुर का एकमात्र शासक है ये जिनकी छतरी गेटोर की छतरियों में नहीं है, इनकी छतरी सिटी पैलेस में है। ये भी अपने को ध्यान रखना है क्योंकि आने वाले पेपर्स में इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब साहिब राम जयपुर शैली का चित्रकार है, साहिबदीन मेवाड़ शैली का चित्रकार है, और साहिबा नाम की महिला चित्रकार थी जो अजमेर शैली की चित्रकार थी। तो साहिब राम, साहिबदीन, साहिबा ये तीनों ही पूछे जाते हैं, पर अलग अलग शैली के चित्रकार हैं ये, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे। हाँ जी, इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही पुस्तकों की क्या है, पुस्तकों के नाम। अब देखिए श्रृंगार हार, श्रृंगार हार किसकी रचना है? ये हमीर देव की। किसकी रचना है? हमीर देव की। यानी ए का क्या हो रहा है, देखिए मिलान वालों में ये नोट करना होता है हमें, ए का 2 आ रहा है, यानी ए का क्या आ रहा है? 2। अब यहां देखें ए का 1 आ रहा है, नहीं होगा, ए का 3 आ रहा है, नहीं होगा, ए का 1 आ रहा है, नहीं होगा, ए का 2 आ रहा है पहले से ही, तो यहां क्या है कि ये हो जाएगा, सीधा सा उत्तर मिल जाएगा, एक सही हमें। अगर फिर भी क्या है, रागमंजरी, रागमंजरी किसकी रचना है? रागमंजरी पुंडरीक विठल की रचना है। संगीत मीमांसा किसकी रचना है? कुंभा की रचना है। और भाव मंजरी भाव भट्ट की रचना है। तो ये क्या है कि ये रचनाएं है। बाकी ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ना साथियों, ये आपको ध्यान रखना होता है कि मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर हम कुछ जो सही आ रहा है उससे भी मिलान करें तो हमें पता चल जाता है। तो आप फिर भी थोड़ा बाद में देख लेना चाहिए पूरे क्वेश्चन को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युगम सुमेलित नहीं है? पुस्तकें और लेखक, नागदमन किसकी है? सायांझूला की। सूरसिंह रघुचंद किसकी है? माधोदास चारण की। जस रत्नाकर विठल दास की। राजविनोद रचना किसकी है? जगजीवन राम भट्ट की। ये जगजीवन भट्ट की रचना नहीं है, ये कौन से भट्ट की है? ये भाव भट्ट की रचना है। किसकी? भाव भट्ट की रचना है। बीकानेर के ये कवि थे भाव भट्ट, और इनकी रचना राजविनोद है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने की ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? अब देखिए तांत्या टोपे को जब फांसी दी गई ना, तब राजस्थान में एक पॉलिटिकल एजेंट था अंग्रेजों का, और उसने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां हैं ये हमसे पूछेगी कि इस व्यक्ति को यानी तांत्या टोपे को फांसी की सजा किसने सुनाई और फांसी देने की स्वीकृति किसने दी, और ये हमारे लिए क्या है, बड़ा अपमानजनक होगा। ये कहने वाला व्यक्ति कौन था? ये कहने वाला व्यक्ति था मेजर सावर्स। ये कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। मेवाड़ का इस समय क्या था? पॉलिटिकल एजेंट है ये था, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए कंप्यूटर के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं सीधा 51 से 60 किसके क्वेश्चन है? कंप्यूटर के। अपने को राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, कुछ आर्थिक समीक्षा के भी क्वेश्चन आएंगे उनको भी हमें ध्यान रखना है। ये 60 तक क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। इसके बाद में क्वेश्चन के आगे ज्योग्राफी के 61 से 70 इनको हम देखते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 के प्रतिशतानुसार जिलों का अवरोही क्रम लिखें। अब एससी का सर्वाधिक कहां है? एससी में सर्वाधिक है वो प्रतिशत में कहां मिलती हैं? तो ये मिलती है गंगानगर में। ये तो हम सभी को पता होता है, सर्वाधिक कहां मिलता है? गंगानगर में, ये सभी को पता होता है। तो पहला देखिए अवरोही क्रम यानी सबसे पहले ज्यादा वाला लिखना है, यानी गंगानगर या नहीं हो रहा, ये नहीं होगा,
करौली, गंगानगर यहाँ नहीं हो रहा, यह होगा, नहीं होगा, ये गंगानगर होगा, ये गंगानगर। यानी पहले तो हम 50-50 में ले आए क्वेश्चन को सीधा ही कि ये दो है, ये दो तो नहीं होने, क्या नहीं होने, ये दो तो नहीं होने। अब गंगानगर के बाद में अगर आप क्या कि हमेशा 3-3 याद रखो, मैं अक्सर कहता हूं कि ऐसा क्वेश्चन पूछने जाने लगे हैं, तो गंगानगर के बाद में दूसरा जिला कौन सा है, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा है, करौली, और करौली के बाद कौन सा है, चूरू। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर गंगानगर हनुमानगढ़ दो ही हमें याद है सर्वाधिक वाले, तो भी हमारा क्वेश्चन इससे सही हो रहा था। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, राजस्थान द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये आर्थिक समीक्षा से सीधा उठाया गया। विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी वर्ष में लागू की गई। अब देखिए विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी और प्लस क्या है कि सौर ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति, हालांकि ये दोनों अलग अलग है, क्या है, ये दोनों अलग अलग है, पर इसको 18 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था और इसको भी 18 दिसंबर 2019 को लागू किया गया था, यानी दोनों एक ही दिन लागू की गई थी। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, 2019 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2019 हो जाएगा। इसके बाद में देखो, राजस्थान के वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र का अधिकतम प्रतिवेदित क्षेत्र है। अब देखिए हमें ये एक ध्यान रखना है कि एक वन रिपोर्ट होती है, देहरादून जारी करता है, एक राजस्थान वन विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन है। इसमें कौन से वन क्षेत्र रक्षित, हमारे क्या प्रशासनिक आधार पे कितने वन होते हैं, 3, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। इनमें रक्षित वन क्षेत्र का अधिकतम पूछा है। रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम है साथियों, ये हमारा अधिकतम कहां पे है, 12 में है। फिर कहां पे है, करौली में सेकंड नंबर पे, फिर कहां है, उदयपुर में। ये रक्षित वन के हमारी स्थिति है। तो हम देखें यहाँ, तो यहाँ 12 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आ जाएगा, करौली हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करौली हमारा उत्तर हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखें, ये क्या कि अक्सर मृदा में, मिट्टी में यही क्वेश्चन आ रहा है, क्षेत्र पूछे जा रहे हैं बार बार, आप इसको देख के जाएं। वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। वर्टिसोल ये क्या कि अमेरिकी वैज्ञानिकों ने राजस्थान की मृदा को, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मृदा का वर्गीकरण किया है, उस आधार पर राजस्थान में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। उनमें एक वर्टिसोल्स है जो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां वाला क्षेत्र है, इसमें हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना अवस्थित है। देवगढ़ ऊर्जा परियोजना, देखिए पवन ऊर्जा है ना राजस्थान में, पवन ऊर्जा परियोजना, ये राजस्थान में पहली 3 पवन ऊर्जा परियोजना पूछने का ट्रेंड रहता है। पहली कहां स्थापित होती है, पहली होती है अमर सागर में। कहां पे होती है, अमर सागर, और ये कहां पे है, जैसलमेर में। दूसरी कहां होती है, दूसरी होती है देवगढ़ में, और ये देवगढ़ कहां पे है, प्रतापगढ़ में। और तीसरी कहां होती है, ये होती है बीठड़ी में। बीठड़ी, सॉरी तीसरी, कौन सी, तीसरी होती है, ये बीठड़ी में होती है। और ये बीठड़ी कहां पर है, ये बीठड़ी है जोधपुर में। कहां पे है साथियों, बीठड़ी है जोधपुर में। तो यहां देवगढ़ का पूछा है क्योंकि ये पहले 3 में है। ये तीनों ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले पेपर में पूछे जाएंगे, तो इस पे आप गौर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है, इसको विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति, उत्खात भूमि या इसको क्या कहते हैं, बेडलैंड, ये ध्यान रखिएगा इंग्लिश वाले वर्जन में, बेडलैंड टोपोग्राफी उत्खात भूमि है, ये चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, कॉमन है, हम सभी को पता रहता है। निम्न में से
कौन सी एक पंजाब हरियाणा राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना नहीं है? नहीं है वो बताना है। हमारे ऑप्शन में है कि बागड़ा नांगल परियोजना है, व्यास परियोजना है, गुड़गावा नहर परियोजना है, सिद्धमुख परियोजना है। ये नहीं है, सिद्धमुख नहर परियोजना है, ये राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना नहीं है, ये राजस्थान की परियोजना है। इसके बाद में देखिए 68 क्वेश्चन, ये 68 नंबर क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहा है साथियों। सेम की समस्या है ना, ये सेम की समस्या पिछले 4-5 पेपर्स में राजस्थान में पूछे गए, उनमें लगातार आ रही है। सेम की समस्या से मुख्य प्रभावित जिला है राजस्थान का, वो है हनुमानगढ़। और सेकंड नंबर पे कौन सा है? गंगानगर। एक बार ये दोनों दो जोड़े में आए हैं, बाकी ये पूछा गया है, ये लगातार पूछा जा रहा है। राजस्थान के किस जिले में सेम की समस्या द्वारा कृषि को क्षति पहुंची है, कृषि के कारण नुकसान पहुंचा है? तो ये राजस्थान के कौन से जिले में पहुंचा है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के बाद में सेकंड कौन सा है? सेकंड है गंगानगर। कौन सा है? सेकंड गंगानगर है। आप ये भी नोट इसमें कर लेंगे। इसके बाद में देखिए आगे आगे क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया? ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही क्या है कि ये अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि मैंने पहले ही कहा है कि खनिज में आपका क्या पूछा जाएगा? खनिज का क्षेत्र पूछा जाएगा, आपको खनिज का क्षेत्र पढ़ के आना है। पर ये सामान्यतः क्षेत्र है, ये खनिज में मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। तो इसमें हम देखें तो सिक्कर है, इसमें बालेश्वर है। क्या है? सिक्कर में बालेश्वर है। तो अगर हम ऐसे देखें कि डी का 4 होगा, तो डी का क्या है? 4 है, ये डी का 4, यानी ये दो तो होंगे नहीं किसी भी हालत में। अगर देखिए चारों में से जो भी आपको आ रहा है ना, आप उसको सीधा कर दीजिए। क्या है? सीधा आप एक बार और 50-50 में आ जाए। फिर आप देखें कि अलवर है, यहां कौन सी है? भगोनी है। अलवर भगोनी ये दोनों में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर में कौन सा है? डूंगरपुर में पादर की पाल डूंगरपुर में है, यानी बी का एक इसमें। तो एक नंबर यहां हो जाएगा झुंझुनू में मदन कुदाल, ये इसका ऑप्शन हो जाएंगे। क्योंकि ऑप्शन देखने के बाद हम 50-50 में हर हाल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में देखिए साथियों कि जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क है? कुकस, झोटवाड़ा, मोहनपुरा, झालाना डूंगरी। तो झालाना डूंगरी में है। और जयपुर में एक और ध्यान रखना है, 22 मई किस रूप में मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस ये पूछा जाता है। 22 मई को क्या मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और 22 मई 2022 को तेंदुआ सफारी है, ये आमागढ़ फोर्ट में भी स्टार्ट की गई है। आमागढ़ कहां पे है? जयपुर में है। आमागढ़ जयपुर में भी स्टार्ट की गई है। तो अभी लेटेस्ट आमागढ़ है, तो इस आमागढ़ को ध्यान रख लीजिएगा मित्रों। इसके बाद में देखो आप इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 71 to 90, यहां देखना है कि ये इकोनॉमिक्स के प्रॉपर जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो हमें नहीं देखने, हमें आर्थिक समीक्षा में कौन से क्वेश्चन आए हैं वो अपने को देखने हैं। 1 नंबर इकोनॉमिक्स का है, 2 नंबर इकोनॉमिक्स का, 3 आगे देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है 75। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 19-20 के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई में राजस्थान राज्य का हिस्सा है। भारत की कुल लंबाई में राजस्थान का हिस्सा रेल लाइन में, ये आपको आर्थिक समीक्षा में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? आर्थिक समीक्षा में। और ये कितना है? 8.83 है, 8.83 है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कृषि गणना 2015, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भूजोतों का औसत आकार है। तो 2015-16 की कृषि गणना ही हमारी किस में दी गई है? हमारी आर्थिक समीक्षा में दी गई है। 5 साल बाद में कृषि गणना होती है।
अभी जो हमारे आंकड़े हैं वो 2015-16 के हैं मित्रों, और ये इसमें राजस्थान में प्रचलित भूजोतों का औसत आकार कितना बताया गया है, ये 2.73 बताया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में अपने नेक्स्ट चलें, अगला क्वेश्चन 78 नंबर। वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2011-12 की स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए, और विशेषकर कल जो वीडियो का पेपर दे रहे हैं वो साथी जरूर इसको देख के जाएं कि स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय है वो 81,231 रुपए है। और जो प्रचलित मूल्य है, इन प्रचलित मूल्यों पर, किन पर, प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की जो है वो 1,35,218 रुपए है। प्रचलित मूल्यों पर भी ध्यान रखेंगे और स्थिर मूल्यों पर भी ध्यान रखेंगे, दोनों मूल्य पूछे जाते हैं। यहाँ स्थिर पूछा गया है तो यहाँ उत्तर 81,231 होगा, और प्रचलित में 1,35,218, ये आप ध्यान रखें, इस पर आप गौर करेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए काफी अच्छा, मतलब ये कहें कि अगर ध्यान से कोई व्यक्ति पढ़ता है, आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 21-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों में कुल उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान है। राजस्थान के खाद्यान्नों का प्रारंभिक अनुमान कितना है, तो ये 225.20 लाख टन है। 225 पॉइंट क्या है, 20 लाख टन है, ये अपने को ध्यान रखना है, इस पर गौर करना है। नेक्स्ट, इसके बाद में, हाँ ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसको ध्यान रखेंगे, इसको इंपोर्टेंट लगाएंगे। जैसे प्रति व्यक्ति आय इंपोर्टेंट है ना, वैसे ही ये है आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है, दिसंबर 2021 तक कितनी है राजस्थान में, तो ये राजस्थान में 23,321 मेगावाट है, 23,321 मेगावाट है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखिए ये क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार दिसंबर 2021 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्र की संख्या है। देखिए बायोमास ऊर्जा संयंत्र है ये राजस्थान में दिसंबर 2021 तक 13 थे। कितने थे, 13 थे, और लगभग 120 मेगावाट बायोमास ऊर्जा है, इसका उत्पादन राजस्थान से हो रहा है। क्या है, बायोमास ऊर्जा का 120 मेगावाट के आसपास उत्पादन हो रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, इसके बाद में 87 नंबर क्वेश्चन देखें आप। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना है, इसका उद्देश्य नहीं है। कृषि में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, ये उद्देश्य है। कृषक की आय बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य है। जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना, ये भी उद्देश्य है। बैंक ऋण के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देना, बैंक ऋण का भुगतान है, इसके लिए सहायता ये नहीं देता, तो इसका कौन सा नहीं है, तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 4 उत्तर नंबर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, ये भी काफी शानदार क्वेश्चन दिया गया है, पर ऑप्शन बहुत सही नहीं बनाए गए हैं। राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। अब देखिए राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है, इसके बारे में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मित्रों, इसको आप पढ़ के जाइएगा। आर्थिक समीक्षा में सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि कृषकों की गुणवत्तापूर्ण बीजों को समय पर प्रदान करना, फसल बीमा योजना के लिए अनुदान देना, कृषिगत विपणन के लिए वित्तीय सहायता देना, और सिंचाई के लिए आपूर्ति करना। इसमें क्या है कि 4 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है, 1 नंबर नहीं है, और 3 भी नहीं है, आप ध्यान रखें। पर यहां अपने को ध्यान रखना है कि इसमें लिखा क्या गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है वो लिखा गया है कि राजस्थान के किसान
राजस्थान के खेतीहर मजदूर और राजस्थान के हमाल जो कृषि विपणन कार्य और कृषि से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं, अगर दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें क्या है कि बीमा कवर दिया जाता है। दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर बीमा कवर दिया जाता है। यहां केवल इतना लिखा हुआ है 3 नंबर में, कृषिगत विपणन के लिए वित्तीय सहायता देना, यानी कृषि के विपणन का काम कर रहे हैं, उस दौरान दुर्घटना होती है तब वित्तीय सहायता दी जाती है। पर यहां देखते हुए यही उत्तर इसका बनेगा, आप यह ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आने वाली भर्तियों में आपको इससे क्वेश्चन मिल सकता है। वो है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में कच्चे तेल उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। अब देखिए भारत में क्या है, कच्चा तेल उत्पादन हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 30 क्या हो रहा है, मिलियन मीट्रिक टन प्रति, इसको बोलते हैं मिलियन मीट्रिक टन प्रति एनुअल, प्रति वर्ष, MMTP, ये भारत में कुल हो रहा है। और इसमें राजस्थान कितना कर रहा है, राजस्थान कर रहा है ये 6 भाग, जो क्या है कि लगभग 20% है। लगभग तेल उत्पादन होता है उसमें कितना है, 20% राजस्थान कर रहा है। यहां मित्रों ये ध्यान रखना है कि भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादन है, ये भारत में बॉम्बे हाई करता है। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र राज्य में है, तो आप महाराष्ट्र कह दें या बॉम्बे हाई कह दें, ये लगभग 40% उत्पादन करता है। नंबर 1, फर्स्ट नंबर पर यही है, 1 नंबर पर यही है। सेकंड नंबर पर कौन है, राजस्थान है, जो क्या है, जो राजस्थान 6 MMTP करता है, जो लगभग 20% उत्पादन करता है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है इसमें, राजस्थान का दूसरा स्थान है। और हमारी 21-22 की आर्थिक समीक्षा है, बड़ा ही डिटेल से स्पष्ट तौर पे उसमें लिखा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है पोर्शन, इसको आप अच्छे से देख के जाएं जब भी आपका पेपर हो। ठीक है साथियों, तो ये अपने क्या है कि ASU पेपर जो क्या है सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा थी, जो 8 जुलाई 2022 को आयोजित हुई है, उसमें राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन थे। ये आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपको लिए मिल सकते हैं, आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, इन पे गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आज इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।